तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। इन्वेस्टेबल ग्रेड्स एंड एस्पेक्ट्स। कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कोई कंपनी में, तो उसमें हमको क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल्स में हमको क्या देखना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था कि एक्चुअली में फंडामेंटल क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई घर परचेस करना चाहते हो, तो उसकी खाली पेंटिंग देख के या फिर वो घर को बाहर से देख के आप डिसीजन नहीं लोगे। आप वो घर के अंदर जाके आप उसकी हर एक चीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सही आ रही है या नहीं, उसकी पंप जो प्लम्बिंग है वो बराबर है या नहीं, वो सब जैसे घर के अंदर जाके पूरा रिसर्च करोगे। घर के आजू बाजू में कौन रहते हैं, वो सोसाइटी कौन सी है, वो कहाँ, आजू बाजू में लोग कैसे हैं, तो ये जब आप इन डेप्थ में डिटेल में जब रिसर्च करते हो उस घर की, तो वो फंडामेंटल में आता है। तो जैसे हमने वो बताया था आपको, इन डेप्थ में अगर आप डिटेल करो उस कंपनी के बारे में या उस घर के बारे में, तो वो फंडामेंटल्स में आता है। खाली बाहर से देखना और डिसीजन लेना वो टेक्निकल एनालिसिस का काम है। वो हमने सीजन 1 में या फिर जो हमारा जो कोर्स 1 था बेसिक, उसमें सीखा था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टेबल ग्रेड्स एंड एस्पेक्ट्स। तो इन्वेस्टेबल ग्रेड्स एंड एस्पेक्ट्स का मतलब क्या, कि जब भी मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, तो मुझे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है कि वो कंपनी में हो। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट बैकग्राउंड। तो मैनेजमेंट बैकग्राउंड मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जो कंपनी एक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो कंपनी के मैनेजमेंट कौन है, वो कंपनी में उस कंपनी का प्रमोटर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर कोई एक नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो कंपनी को किसने स्टार्ट किया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, जो मैनेजमेंट है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनका कोई बिजनेस में बैकग्राउंड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस आपने इन्वेस्ट किया वो कंपनी में और वो कंपनी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो मैनेजमेंट जो है वो, उसको उस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एफएमसीजी कंपनी है, मतलब जो सोप बना रही है या तेल बना रही है, वैसी कोई कंपनी है, और उस कंपनी को, उसके जो मैनेजमेंट है उनको पता ही नहीं है कि इसमें काम कैसे किया जाता है, या फिर उनको कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका उस फील्ड में, तो वो काम बराबर नहीं हो पाएगा। तो हमको सबसे पहले जो, जब भी हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो हम उसका मैनेजमेंट देखेंगे कि उसके मैनेजमेंट के बैकग्राउंड क्या है। वो कंपनी का मैनेजमेंट मतलब उस कंपनी को कौन चला रहा है, उसके अंदर कितने लोग हैं जो मेन सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सीईओ हो गए, जो उसके मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। ये सब डिटेल जब भी हम कंपनी का सर्च करेंगे और उसके अंदर मैनेजमेंट का डिस्कशन या फिर मैनेजमेंट कौन से बैकग्राउंड से है, वो जब हम रिसर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता चले कि जो भी हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसने पहले तो बहुत सारे फ्रॉड किए थे। उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो जो कंपनी है उसको आपने खाली ऐसे ही बाइंग कर दी और इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। और उसका जो मैनेजमेंट था, उसका क्या काम था, वो मैनेजमेंट नई नई कंपनियां बनाता था, नई नई कंपनियां अलग अलग नाम से बना के वो उस कंपनियों में फ्रॉड करता था और फिर कंपनी दूसरी बना देता था। तो अगर समझिए ऐसी कोई बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका जो पैसा है जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो ऑलमोस्ट ग्रो तो करेगा ही नहीं, लेकिन जीरो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट बैकग्राउंड है कि हमको समझना है कि मैनेजमेंट का क्या बैकग्राउंड है। हम वो सब ये चीजें प्रैक्टिकली समझेंगे जब हम कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। और बिजनेस एथिक्स का मतलब, कंपनी जो है वो सही लीगली काम कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में है, जैसे कोई कंपनी केमिकल बना रही है, या फिर एफएमसीजी में है, एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोप हो गया या बिस्किट हो गया, कोई भी कंपनी हो, उसके बिजनेस एथिक्स क्या है, वो लीगली काम कर रही है या नहीं कर रही। वो ऐसा तो काम नहीं कर रही कि बिस्किट्स का बिजनेस बता रही है और लेकिन अंदर फैक्ट्री के अंदर कुछ और ही इलीगल काम चल रहे हो। तो वो बिजनेस के एथिक्स क्या है, वो कैसे काम करती है, वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही, ये सब चेक करना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहां पे वो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि वो कंपनी जो भी है वो पूरे उसके एम्प्लॉयज या फिर उनके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स के प्रति वो फ्रेंडली है या नहीं। अभी शेयर होल्डर्स के प्रति फ्रेंडली है या नहीं, इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही, या अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन नहीं कर रही, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं कर रही, वो शेयर होल्डर्स से मिल नहीं रही है, मतलब उनको, जो कंपनी है उनको उनके शेयर होल्डर्स से कोई
मतलब नहीं है, मतलब वो अपना खाली बिजनेस करना चाहते हैं और शेयर होल्डर्स को ऐसे ही छोड़ दिया है। और वो शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए कोई कंपनी में काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वो खुद का सोचेंगे। अगर मेरा कोई बिजनेस है जो पब्लिक लिमिटेड है, मतलब मैंने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया हुआ है, और वो बिजनेस पब्लिक लिमिटेड है, मतलब मुझे मेरे शेयर होल्डर्स के लिए भी काम करना है। एक जो बिजनेस है वो खाली अगर खुद का ही सोचे, फॉर एग्जाम्पल वो धंधे के बारे में नहीं सोचे, वो बिजनेस के बारे में नहीं सोचे, वो सिर्फ उसी का ध्यान रखे कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ज्यादा सैलरी ले लेता हूँ। अब अगर कोई बिजनेस है और वो सबसे ज्यादा वो शेयर होल्डर्स को ध्यान में नहीं रख रहा, और वो खाली बोल रहा है कि मैं सबसे ज्यादा सैलरी लूंगा, भले बिजनेस में प्रॉफिट आए, उसमें प्रॉफिट आए या नहीं आए, मेरी जो जो मेरी सैलरी है वो मैं हर साल बढ़ाते जाऊंगा। इससे होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि उसमें एक बिजनेस को लेके कुछ ट्रस्ट नहीं है, या ट्रस्ट का मतलब है कि उसको शेयर होल्डर्स के प्रति कोई वो नहीं है। जैसे शेयर होल्डर्स को, अगर कोई शेयर होल्डर्स के प्रति इतना जैसे फॉर एग्जांपल कोई हो, तो वो समझेगा कि शेयर होल्डर्स के लिए ये सही नहीं होगा। शेयर होल्डर्स के लिए सही नहीं होगा मतलब कि वो बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा, अगर वो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, उसके खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो वो क्यों सैलरी हर बार मैनेजमेंट बढ़ा रहा है। सैलरी जो मैनेजमेंट है वो अपनी हर साल बढ़ाते जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रति इतना उसका ध्यान नहीं है, उसका जो ध्यान है वो खुद के ऊपर ही है। तो शेयर ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी बहुत सारी चीजें आती है, वो हम और आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। शेयर होल्डिंग और शेयर ट्रांजेक्शन, शेयर ट्रांजेक्शन का मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब कि ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स करना कंपनी के अंदर जिससे वो अपने अपना कंपनी खुद का फायदा करे। जैसे कोई कम पैसों में कोई दूसरी कंपनी को लोन दे दे, कंपनी का पैसा है, अगर कंपनी ने वो पैसे को प्रॉफिट किया है और उसने वो उसको शेयर होल्डर्स के रिजर्व में रखा है, जैसे मेरा कंपनी है और मैंने उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया और मैंने वो पैसा रखा है कंपनी में, वो कंपनी का पैसा है, वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, वो सबका पैसा है, और उस पैसे को लेके मैं अगर दूसरी कोई कंपनी जो मेरी कोई कंपनी हो उसको मैं कम अमाउंट में लोन दे दूं, तो ये सब करना, ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना, ये सब कंपनी का जो एथिक्स है वो बताता है कि ये कंपनी शायद इसका जो सोच है वो बिजनेस को लेके इतना नहीं है, ये कंपनी शायद फ्रॉड ही करना चाहती है। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं इन डेप्थ में, तो ये हमको सब फंडामेंटल्स में पता चलता है, हमको उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के हमको उसमें पता चलेगा। जैसे एक और पॉइंट मैंने बताया, सैलरीज पेड टू प्रमोटर। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा और जो प्रमोटर है उसकी सैलरी बढ़ते ही जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको ये डाउट करना चाहिए वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले कि अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो सैलरी क्यों बढ़ा रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़े और सैलरी बढ़े कंपनी की या फिर उस प्रमोटर की, तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा और उसकी खाली सैलरी बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेड फ्लैग है और हमको वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है और ये कुछ इन्वेस्टेबल ग्रेड्स है जो हमको देखने चाहिए। और भी इसमें हम देखेंगे ऑपरेटर्स एक्टिविटी इन स्टॉक। अभी ऑपरेटर्स एक्टिविटी इन स्टॉक मतलब कि इनसाइडर्स ट्रेडिंग करना। अभी देखिए ऑपरेटर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग, अभी कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है वो तो हमको पता नहीं। अभी समझिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका रिजल्ट, जैसे इंडिया में हर 3 महीने में कंपनी अपना कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, अपना क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि एक कंपनी है जो उसका रिजल्ट आने वाला है, और वो जो कंपनी का प्रमोटर है उसने क्या किया, उसने जो उसके मैनेजमेंट से और जो भी उसके शेयर होल्डर, जो भी उसके अंदर के जो अकाउंटेंट्स थे उनसे जो भी रिजल्ट था वो सब डिक्लेयर मतलब देख लिया। अभी प्रमोटर के पास तो उसकी कंपनी का हर एक डिटेल है, मेरी कंपनी प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है क्या कर रही है। तो उसने क्या किया, उसने खुद ने जो भी डिटेल्स थी, कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया ये तो कंपनी 3 महीने बाद बताने वाली है, तो लेकिन वो क्या करेगा, वो किसी अपने फ्रेंड्स को बोल के या कैसे भी करके वो अपने स्टॉक्स को बाय करवा देगा एक्सचेंज में या फिर स्टॉक मार्केट में। उससे होगा क्या कि कंपनी का रिजल्ट आने के पहले ही स्टॉक्स भाग चुका होगा। और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे हमको पता चले कि ये ऑपरेटर एक्टिविटी हो रही है उसमें, जैसे स्टॉक को कंटिन्यूस ऊपर लेके जा रहा है, कंटिन्यूस अपर सर्किट लग रहा है, फिर कंटिन्यूस लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो वैसे सब स्टॉक से हमको बचना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटर कोई भी स्टॉक में होगा नहीं, ऑपरेटर को पकड़ना एक्चुअली में मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमको अगर हम
कंपनी का फंडामेंटल्स देखे, अगर हम खाली प्राइस देखते तो हो सकता है हम वो कंपनी में ट्रैप हो सकते थे। लेकिन अगर हम सिर्फ वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो हमको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के बैलेंस शीट्स में अच्छा खासा एसेट्स है, उसके रिजर्व्स बहुत सारे हैं, उसके कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, तो ये सब चीजें कंपनी की कहीं ना कहीं हमको बता रही है कि वो कंपनी एक्चुअली स्ट्रांग है। तो हमको उसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑपरेटर एक्टिविटीज इन स्टॉक्स से कैसा बचा जाए, मतलब हम कैसे बच सकते हैं? तो हम इसमें एक्चुअली बच नहीं सकते। ऑपरेटर्स, हम उसको ऑपरेटर बोलते हैं मार्केट में जिसको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। लेकिन इनसाइडर इंफॉर्मेशन से आप स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपको एक बार फायदा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप इनसाइडर में हर बार इनसाइडर इंफॉर्मेशन से आप कुछ पैसे कमा लो, मतलब पैसे तो कमा लोगे, लेकिन वो वैसे सब चीजों से हमको एक्चुअली बचना है। और वैसी कोई चीजें हो जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही हो बिना बताए, जैसे कंपनी कोई अपने फ्रेंड से लेके या फिर किसी और को दिलवा रही हो स्टॉक्स, तो वैसी कोई एक्टिविटीज देखिए आज के टाइम पे ऐसी सब एक्टिविटीज तो हो रही है, मतलब होती ही होगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टॉक्स होंगे या फिर बहुत ऐसी कम कंपनियां होगी जो ये सब काम नहीं करती होगी। लेकिन हमको, हम ये सब चीज से बच नहीं सकते। हम खाली ये देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या है। तो हम फंडामेंटल्स इतने अच्छे से पढ़ ले वो कंपनी के, हम उसकी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ ले, हम अगर प्रमोटर का पूरा बैकग्राउंड समझ ले, वो प्रमोटर कौन सा है, कहाँ से है, उसका बिजनेस में क्या माइंडसेट है, अगर वो सब समझ ले, तो हमारी यहाँ पे जो चांस ऑफ लूजिंग मनी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए ये एक पॉइंट था। फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन, अभी उस प्रमोटर के कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस तो नहीं है, जैसे कोई नेता के साथ उसका फॉर एग्जाम्पल कोई कनेक्शन तो नहीं है जिससे वो उसको उसको कुछ बिजनेस में फायदा दे रहा हो, उसके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है। प्रमोटर की लाइफस्टाइल, अभी प्रमोटर की लाइफस्टाइल मतलब हमको उसकी लाइफस्टाइल भी देखनी है। अभी लाइफस्टाइल से हमको कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिंक्डइन पे प्रमोटर्स को फॉलो करते हैं। जो लिंक्डइन है उस पे हम प्रमोटर्स को फॉलो करते हैं, हम उसको फेसबुक पे फॉलो करते हैं, हम उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, और उसके जो भी वो कर रहा है अदर देन कंपनी, उसकी जो लाइफस्टाइल है, बाहर से हम उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या ज्यादा मतलब खर्चा कर रहा है। अभी ये सब एस्पेक्ट्स कैसे है, कंपनी हो सकती है ज्यादा अगर प्रॉफिट कमा रही हो और फिर वो लाइफस्टाइल स्पेंड करे तो एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर समझिए कि कंपनी इतना कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा नहीं रही और वो बहुत सारा खर्चा कर रही है अपने खुद के ऊपर, तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं कुछ एक डाउट का एक बनता है कि भाई क्यों ऐसा कुछ हो रहा है उसमें। तो हम ये सब और भी आगे सेशंस में समझेंगे, जैसे हम जब प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे उसको। क्वालिटेटिव, अभी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, वो जो पहले हमने समझा वो तो क्वालिटी थी कि क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, और भी हम इसमें आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट्स ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ का मतलब है कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, उसकी कंपनी जो है वो कौन से सेक्टर में है, उसकी ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की नहीं हो रही, मतलब कहीं ना कहीं हमको समझ रहा है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है? अगर कोई दूसरी कंपनी प्रॉफिटेबल है उसी सेक्टर में, तो ये प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रही? इसकी ग्रोथ जो है वो क्यों नहीं हो रही? अगर पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो सोलार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बूम चल रहा है। और समझिए कि एक कंपनी है जो सब, उसके कॉम्पिटिटर्स तो ग्रो कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर्स की तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, ये कंपनी की ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही वो हमको समझना पड़ेगा। अगर वो सब हमने नहीं समझा तो हमारे जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है स्टॉक प्राइस को क्रैश करने के, या फिर हम जब भी बाय करें और उसके बाद स्टॉक प्राइस में अगर हमको लॉस हो जाए, तो ये सब चीजें हमको पहले देखने की जरूरत है कि वो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ रही है, उसके जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स एंड ग्रोथ। मार्जिन्स एंड ग्रोथ का मतलब वो कंपनी के मार्जिन्स अच्छे है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मार्जिन्स एंड ग्रोथ भी अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग होते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी बल्क में काम कर रही है तो उसके मार्जिन्स जो होंगे वो छोटे छोटे होंगे। जैसे अगर बड़ी ट्रेडिंग कंपनी है कोई या ट्रेड करती है, तो उसके मार्जिन्स 2-2% पे होंगे, 3% का ही मार्जिन रखती होगी, लेकिन वो वॉल्यूम में काम करती है। और ग्रोथ उसमें है या नहीं। तो और इसमें एक और चीज है कि अगर रिटेल बिजनेस है और रिटेल बिजनेस में फॉर एग्जांपल 15% 18% की ग्रोथ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, तो
बाटा का एक एग्जांपल लेते हैं चलिए। तो बाटा का जो शूज है या फिर जो चप्पल है वो बाटा कंपनी बनाती है। और अगर उसमें वो सिर्फ 2% का मार्जिन कमा रही है, अगर वो जूता बेच के या फिर उसके चप्पल्स बेच के, उसके शूज को बेच के सिर्फ 2% का मार्जिन कमा रही है, तो क्यों 2% ही कमा रही है वो? क्यों 15% नहीं कमा रही? क्योंकि वो तो रिटेल बिजनेस है। शूज का जो बिजनेस है वो तो रिटेल बिजनेस है, बराबर। बिजनेस टू कंज्यूमर वाला डायरेक्ट बिजनेस है। तो वहां पे उसके मार्जिन क्यों नहीं आ रहे? और उसी के साथ में एक रेलेक्सो फुटवेयर्स करके एक कंपनी है, वो कंपनी के क्यों मार्जिन 10% पे है? ऐसा रेलेक्सो क्या कर रही है जिससे उसके 10% मार्जिन है? और जो ये वाली कंपनी है बाटा, उसके क्यों मार्जिन 2% पे है? तो ये सब हमको समझना होगा। ये सब चीजें हम उसकी कंपनी के बैलेंस शीट से समझेंगे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से समझेंगे, उसकी उसके जो उसके जो एक बैलेंस शीट के उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जो भी डिटेल्स है उससे हमको ये सब पता चलेगा। तो ये सब चीजें हम एक्चुअली में फॉरेंसिक के जैसे पढ़ेंगे कि क्यों कंपनी के मार्जिन नहीं आ रहे, या फिर क्यों वो कंपनी मार्जिन ला रही है। तो हम ये सब चीजें क्या करेंगे, हमारे इन्वेस्टेबल डिसीजंस में कैसे काम आए। जैसे अगर मैं कोई कंपनी को बाय कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं ये देखूंगा कि कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, उसके मार्जिन अच्छे हैं या नहीं है। अगर कंपनी के मार्जिन अच्छे होंगे तो सीधी बात है वो प्रॉफिटेबल होगी, और अगर प्रॉफिटेबल होगी तो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है तो एंड ऑफ द डे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अर्निंग्स एंड इट्स ग्रोथ। तो मैंने आपको समझा दिया था कि वो कंपनी में अर्निंग्स है या नहीं, वो कंपनी में ग्रोथ है या नहीं। ऐसी कोई इंडस्ट्री में हमने इन्वेस्ट कर दिया या ऐसी कोई कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। अगर कोई बिजनेस, ऐसा बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो फिर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? अगर मैं कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं और उस कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है, वो कंपनी जो है वो सिर्फ हर साल जितना सेल्स करती है, जितना भी सेल्स करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, तो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, उसका काम है बिस्किट बनाना और उसको बेचना, और उसके बीच में कुछ प्रॉफिट रखना। अगर कंपनी बिस्किट बना के बेच रही है और उतना का उतना ही उसका एक्सपेंस हो रहा है, एंड ऑफ द डे वो कुछ नहीं कमा रही, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूस ऐसा कर रही है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें क्यों वो कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही? इसका मतलब है कि वो कंपनी में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ग्रोथ के एस्पेक्ट्स बच मतलब देखने के चांसेस है कि क्यों वो कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रही, क्यों वो कंपनी सेल्स नहीं कर पा रही। तो ये सब चीजें हमको अर्निंग्स एंड उसकी ग्रोथ में समझेंगे। मैटर्स रिलेटेड टू एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस के रिलेटेड मैटर्स मतलब उसके अंदर पॉइंट है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वो कंपनी अच्छे से उसका बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है या नहीं। उसके अंदर जो एक्सपेंस है, अभी एक एग्जांपल समझिए कि कोई एक बिजनेस है जो उसके डे टू डे बिजनेस तो कर रही है, लेकिन वो बिजनेस को करते करते साथ ही में उसके जो एक्सपेंस है वो उसके कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई कंपनी कमा रही है या फिर बिजनेस कर रही है, सेल्स कर रही है, और उसके एक्सपेंस भी उतने के उतने ही है, मतलब 5 रुपए का अगर सेल्स किया या फिर 5 रुपए का बिजनेस किया, और उस कंपनी को बिजनेस के अंदर एक्सपेंस भी 5 रुपए का हो गया या फिर 6 रुपए का हो गया, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कंपनी ज्यादा? अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी कंपनी है, और उस आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर्स की, बराबर। अगर वो कंपनी आईटी में है तो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में कंप्यूटर की जरूरत होगी। तो अगर हमको उसकी बैलेंस शीट में जाके पता चले कि कंपनी सबसे ज्यादा व्हीकल्स पे खर्चा कर रही है, अभी यहाँ पे डाउट वाला हमको आएगा कि अगर आईटी की कंपनी है तो आईटी का काम जो है वो तो पूरा ऑनलाइन होगा। तो अगर उसका एक्सपेंस जो होगा, वो एक्सपेंस तो फिर कंप्यूटर्स पे एक्सपेंस होना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर पे एक्सपेंस होना चाहिए। क्यों कंपनी व्हीकल्स पे एक्सपेंस कर रही है? तो यहाँ पे हमको डाउट आएगा। तो ये सब चीजें मैटर्स रिलेटेड टू एक्सपेंस, कैसे वो एक्सपेंस को कंट्रोल कर रही है, या फिर कैसे एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है या कम कर रही है, कैसे उसको मैनेज कर रही है। तो ये सब चीजें हमको उसके अंदर पता चलेगी। अभी जो नेक्स्ट सेशन, ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सब चीजें हम खुद प्रैक्टिकल एक कंपनी का एग्जांपल लेंगे और फिर सब चीजें को हम समझेंगे। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो प्राइसिंग पावर। अभी प्राइसिंग पावर का मतलब सिंपली आपको समझाऊं तो वो कंपनी प्राइस
एक्स्ट्रा ले ले सकती है या नहीं ले सकती, उसके अंदर प्राइसिंग पावर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो नाइकी शूज और पूमा शूज एग्जाम्पल, तो समझिए ये जो कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है, इनका ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है, और वो कंपनी को एक्चुअली अभी समझिए शूज जो है वो 300 में भी मिल रहे हैं, और 3000 में भी मिल रहे हैं, और 30,000 में भी मिल रहे हैं। तो क्यों 30,000 में वो नाइकी जो है या 3000 में अपने शूज बेच पा रही है? उसके पास कुछ ना कुछ तो प्राइसिंग पावर है, जिसकी वजह से कंपनी जो उसके शूज है वो महंगे से महंगे रेट्स में बेच सकती है या फिर बेच रही है, और फिर भी कंज्यूमर जो है, जो कस्टमर है, वो उसको लेना चाह रहा है। तो ये प्राइसिंग पावर हो गया। मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेस, अभी टैक्सेस जो है वो कंपनी बराबर दे रही है या नहीं दे रही, कंपनी जो है वो प्रॉपर टैक्स दे रही है या नहीं दे रही गवर्नमेंट को। तो ये सब चीजें मैटर रिलेटेड टू टैक्सेस में आएंगी। जैसे डिविडेंड पे आउट्स भी एक और एस्पेक्ट्स आता है कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही। तो इसको भी हम समझेंगे कि कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही और कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है, तो क्यों कंपनी ऐसा कर रही है। या फिर अगर समझिए कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, तो वो प्रमोटर्स जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स में या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में आके बताए कि हमारा डिविडेंड देने का यही रीजन है कि हम डिविडेंड नहीं दे रहे, क्योंकि हम जो है वो बिजनेस में कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम डिविडेंड नहीं दे रहे। तो जब ऐसा कोई प्रमोटर आके बोले अपने शेयर होल्डर्स को, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, उससे शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि चलिए ये जो बिजनेस है, इसमें ये प्रमोटर इतना एक्चुअली में इतना फ्रेंडली है, वो बता रहा है कि हमारे बिजनेस में डिविडेंड्स हम नहीं दे रहे, हम प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी हम बिजनेस में डिविडेंड नहीं दे रहे, क्योंकि हमको बिजनेस में हमको एक्चुअली ग्रोथ ग्रोथ करना है, हमको नए प्लांट्स लगाने हैं, नई फैक्ट्री लगानी है, जिससे शेयर जो है जो जिससे उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए हम डिविडेंड्स को पे नहीं कर रहे। अगर मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को दो चीज है, या तो मैं वो बिजनेस में दो चीज करूंगा, या तो मैं वो बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, और बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, या तो मुझे कहीं और से लेने पड़ेंगे, या फिर मुझे वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट का पैसा मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये कंपनी क्या करती है, ये बोलती है अपने शेयर होल्डर्स को अपने एनुअल रिपोर्ट्स में या फिर अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में कि भाई समझिए, शेयर होल्डर्स समझिए आप, कि मैं जो ये डिविडेंड जो है वो नहीं दे रही, क्योंकि मुझे ये अपने इन्वेस्टमेंट्स अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो डिविडेंड पे आउट हो सकता है, हर एक कंपनी के अलग अलग रीजंस हो डिविडेंड नहीं देने के। इसमें एक और कंपनी हो सकती है, अभी एक और कंपनी होगी जो बोलेगी कि मुझे मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, उसको एक्चुअली बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, और वो कर भी नहीं रहा और फिर भी डिविडेंड नहीं दे रहा। तो फिर ये एक डाउट आने के चांसेस है कि क्यों वो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि डिविडेंड पे आउट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, तो कैश फ्लो कहाँ कहाँ से वो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो कंपनी के बिजनेस से कैश फ्लो हो रहे हैं, कौन से ऐसे जरिए हैं जिससे वो बिजनेस में अपने इनकम्स ला रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और अदर प्रॉफिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा जो काम है वो स्टील का है, मेरा अगर बिजनेस जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है, मैं स्टील्स के रॉड बनाता हूँ, मैं स्टील्स बेचता हूँ, और समझिए जो मेरा मेन बिजनेस है वो स्टील का है, और जो मुझे अदर प्रॉफिट हुआ बिजनेस के रिलेटेड, तो ये मेरा जो मेन बिजनेस है वो स्टील का है, और मुझे जो भंगार बेच के, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्क्रैप है, वो बिजनेस का स्क्रैप बेच के मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट मेरे बिजनेस से अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया। तो ये सब चीजें देखना कि कहाँ कहाँ से कैश फ्लो आ रहा है। जैसे मैंने मैंने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया, दूसरी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मेरे कंपनी में प्रॉफिट आया, मुझे प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट को थोड़ा मैंने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर जो थोड़े बहुत पैसे थे वो मैंने क्या किए, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किए। इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि वो कंपनी चलिए बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, दूसरे कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, तो यहाँ पे वो कंपनी के कैश फ्लो जा रहे हैं। डेट, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी कर्जा, डेट का मतलब है वो कंपनी पे कितनी बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर कंपनी में बोरोइंग्स, फॉर एग्जांपल अभी समझिए कि मेरा कोई बिजनेस है, और मैं जो बिजनेस है उसमें मेरा कंपनी में डेट बहुत है, मेरे बिजनेस में बहुत कर्जा है। तो अभी इससे क्या होगा, जब भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट है
वो मेरे डेट जो मेरा मैंने जो कर्जा लिया उसका इंटरेस्ट चुकाने में ही चले जाएगा। अगर मैंने कोई एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट या फिर मैंने कोई कर्जा लिया बैंक से या फिर कहीं और से मैंने डेट लिया मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या कहीं एक लेवल के ऊपर डेट हो, तो वो भी गलत है। तो अगर समझिए कि मैंने बहुत कर्जा ले लिया अपनी कंपनी पे और मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, और मेरा समझिए 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मेरी बिजनेस में 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और वो सब उसमें से सब खर्चा निकाल के मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ एग्जाम्पल। 100 रुपीज का मैंने सेल्स किया और बाकी सब खर्चा निकाल के मुझे सिर्फ 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अभी ये 20 रुपए तो मेरे घर पे आएगा, ये जो 20 रुपए है ये मेरे बिजनेस में मुझे मिलेगा। अभी इस 20 रुपए में से अगर मेरा कर्जा है, अगर मैंने मेरे कंपनी में बोरोइंग्स ली हुई है, तो क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अगर मेरा 20 रुपए से, जो मेरी 20 रुपए की अर्निंग्स है उसमें से मैंने 15 रुपीज इंटरेस्ट दे दिया, मतलब जो मैंने कर्जा लिया था उस पर मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो 20 में से 15 रुपए तो इंटरेस्ट में चले गया, तो मेरा कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बची? 5 रुपया मेरे बिजनेस में बचा। अभी बताइए, अगर ऐसा इतना ज्यादा डेप्ट हो कोई कंपनी में, तो इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर होता है, उसके इससे शेयर होल्डर्स पे भी असर होता है कि शेयर होल्डर्स को फिर प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। अगर ये बिजनेस में कर्जा नहीं होता या फिर थोड़ा कम कर्जा होता, बिजनेस में कर्जा होना भी जरूरी है, इसका मतलब वो बिजनेस काम कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस का जो डेट है वो एक लेवल पे हो, एक बैलेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे इसने 15 रुपया अपने बिजनेस में जो डेट था उसमें दे दिया, और इसी के बदले अगर उसमें जो डेट है वो बहुत कम होता फॉर एग्जाम्पल, तो 5 रुपया ही उसको कर्जा देना पड़ता, तो उसके पास कितने रुपया बचता? 15 रुपया। 15 रुपीज कंपनी के प्रॉफिट में जाता था। ये इस सिनेरियो में अगर उसका जो डेट है, जो उसका डेट के एक्सपेंस है, जो उसके इंटरेस्ट चार्जेस है वो सिर्फ 5 रुपया है, तो और अगर उसी के नेक्स्ट मतलब उसी का दूसरा, अगर उसने 15 रुपए अपने कर्जे में दे दिए, अपने इंटरेस्ट चुकाने में दे दिए, तो उसके पास क्या बच गया? सिर्फ 5 रुपया। तो कंपनी में डेट देखना भी जरूरी है कि वो कंपनी में डेट है या नहीं। तो ये सब चीजें फंडामेंटल्स के अंदर आती है। हम इस चीजों को और भी अंदर डिटेल में समझेंगे, तो हमको लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट समझना जरूरी है कि वो कंपनी ने कर्जा लिया है तो वो लॉन्ग टर्म है या नहीं। लॉन्ग टर्म है मतलब 1 आवर या फिर वन वन ईयर एंड अबाउ, ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर एंड लेस। तो ये डेट के बारे में हमने समझ लिया। इसमें और भी डिटेल्स में हम समझेंगे जब लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। और इसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है? अभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मतलब सीधी बात है, ये वर्ड से ही हमको समझ रहा है। वर्किंग, काम करने के टाइम पे कैपिटल, कैपिटल मतलब जो पैसा यूज होगा उसका मैनेजमेंट कैसा है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी समझना जरूरी है कि वो कंपनी प्रॉपर उसका जो कैपिटल है उसको बराबर यूज कर रही है या नहीं कर रही। उसका ऐसा तो नहीं हो रहा कि सब पैसा अटक ही रहा है बिजनेस में, मतलब उसका पैसा वो रिसीवेबल्स में अटक रहा है। रिसीवेबल्स मतलब वो कंपनी उधार पे काम कर रही है, पैसा बिजनेस में आ नहीं रहा, पैसा बिजनेस में आ नहीं रहा, और वो और बिजनेस कर रही है, और कर्जा ले रही है, और बिजनेस कर रही है, तो ये बिजनेस का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बराबर कर रही है या नहीं कर रही, उसके डेली जो डे टू डे एक्सपेंसेस है उसको कैसे मैनेज कर रही है, तो ये सब चीजें हम वर्किंग कैपिटल में समझेंगे। उसकी एसेट ग्रोथ कैसी है, जैसे एसेट्स मतलब जो कंपनी के खुद के, मेरी जो खुद की एसेट्स है, मैं बोलूँ तो मेरे पास अगर मेरे पॉकेट में 100 रुपीज है, तो ये 100 रुपीज मेरे है, मतलब ये मेरी एसेट्स है, ये मेरे, तो वो एसेट्स की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। तो अगर समझिए कि मेरा कोई बिजनेस है, उसमें मैं प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहा हूँ और मेरे जो एसेट्स है वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने बहुत बिजनेस अच्छा किया, ये साल मेरा मेरा बिजनेस जो था वो बहुत अच्छा चला, और ये इस साल में मेरा 100 रुपीज एसेट्स था। फिर अगले साल मैंने बिजनेस किया, मैंने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट आए, मेरे पास और पैसे आए, और पैसे आए तो मैंने सेल्स और की, और सेल्स किया, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे आए, एसेट्स मेरे बढ़ गए धीरे धीरे। तो ये एसेट्स कैसे बढ़ेंगे? अगर बिजनेस में प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट से कुछ कुछ मतलब कुछ उसमें पैसे ऐड ऑन कर पाएगा। तो ये सब चीजें, एसेट्स ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, ये सब समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर रही है, ये सब चीजें देखना भी जरूरी है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उस प्रॉफिट से अगर प्रमोटर अपने घर पे एक्सपेंस बढ़ाते जाए, तो वो बिजनेस ज्यादा दिन या फिर ज्यादा साल नहीं टिक पाता। तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ बराबर कर रही है, उसके प्रमोटर ने ऐसा तो नहीं किया
कि अपने खुद के एक्सपेंस के लिए, अपने खुद के लिए कुछ परचेस कर लिया और बता दिया कि इन्वेस्टमेंट किया, तो ये भी हमको पता चलेगा। या फिर इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे किया, कोई दूसरे बिजनेस में किया, हो सकता है जो ये कंपनी है बिस्किट्स की, तो ये कंपनी क्या कर रही है, कोई दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, तो ये एग्जांपल स्टील बिजनेस में कर रही है। फॉर एग्जांपल ये खुद का बिजनेस जो है वो बिस्किट्स का बिजनेस है, तो ये बिस्किट्स के बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है, और उस प्रॉफिट से वो दूसरे स्टील बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो रहे हैं, ये सब हम चेक करेंगे। ये सब चीजें फंडामेंटल्स में आती है। ये सब चीजें जो मैंने अभी अभी तक डिस्कस की है, ये सब चीजें फंडामेंटल्स में आती है, और ये सब चीजें हम लाइव प्रैक्टिकल में करेंगे, ये सब लाइव हम देखेंगे। उसके फाइनेंशियल रेशियोज कैसे है। अभी फाइनेंशियल रेशियोज का मतलब है कि उस कंपनी, जो वो कंपनी है, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, वो कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो वो सब समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर 2 इन्वेस्टेबल ग्रेड्स, यहाँ पे हमारा एक ये मॉड्यूल जो है वो खत्म होता है। उसके अंदर का एक चैप्टर कि क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमने आज समझा कि उसी के अंदर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, कि मैनेजमेंट का क्या बैकग्राउंड है। ये सब चीजें देखो, हमको प्राइस को एनालाइज करके नहीं समझेगी, ये सब इन डेप्थ डिटेल है। ये इन डेप्थ डिटेल जब हम करते हैं तो इसी चीज को हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में मैनेजमेंट का बैकग्राउंड, उसके अंदर बिजनेस के एथिक्स, वो बिजनेस कैसे कर रही है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और व्हाट टू डू, क्या सही है क्या गलत है, और जो सही है उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बिजनेस एथिक्स में आता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे है, जो शेयर होल्डर्स है या फिर जो एम्प्लॉयज है उसके प्रति उसके क्या बिहेवियर्स है, वो कंपनी में जो ऑडिटर्स होते हैं वो सब कैसे है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, वो उसके प्रति कैसा कंपनी का बिहेवियर है, वो सब चेक करना। शेयर्स ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना। हर बार कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, हर बार कुछ ना कुछ वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रही है, और अपने मेन बिजनेस से हटके कोई दूसरे बिजनेसेस में कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा, फालतू खर्चा कर रही है, वो सब हम रिलेटेड जो पार्टी ट्रांजेक्शन है उसी के अंदर हम देखेंगे। सैलरी पेड टू प्रमोटर, तो ये हमने डिस्कस किया। ऑपरेटर्स की एक्टिविटी इन स्टॉक्स, तो ऑपरेटर्स मतलब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही इतनी। शेयर होल्डर्स, पॉलिटिकल एफिलिएशन, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल्स, कोई प्रमोटर्स के ऐसे तो ना है कि जो पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं कई चीजों से। तो ये सब चीजें बिजनेस को इम्पेक्ट करती है। फिर प्रमोटर लाइफस्टाइल के बारे में मैंने आपको बताया। फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में जैसे पिछली बार जो हमने डिस्कस किया वो क्वालिटी था, और ये बार जो डिस्कस किया वो क्वांटिटेटिव है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, उसमें मार्जिन्स है या नहीं, बराबर अच्छा प्रॉफिट, अच्छे अच्छे मार्जिन्स के साथ काम कर रही है नहीं, तो ये सब चीजें चेक करना। उसके अंदर अर्निंग्स और उसकी ग्रोथ है या नहीं, ये सब चेक करना। मैटर्स रिलेटेड टू एक्सपेंस, वो एक्सपेंस कैसे कर रही है, ये सब चीजें चेक करना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, वो बराबर ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीजें चेक करना। तो ये सब चीजें इसी के अंदर होती है, फंडामेंटल्स के अंदर। और प्राइसिंग पावर, प्राइसिंग पावर वो कंपनी के पास है या नहीं, जैसे हमने नाइकी का एग्जांपल लिया, क्यों वो कंपनी 3,000 रुपए में बेच पा रही है वो शूज, और एक कंपनी जो है वो 300 रुपए में बेच रही है, तो क्यों। ये बताता है कि प्राइसिंग पावर है नाइकी के पास। तो प्राइसिंग पावर कैसे आती है, बिजनेस के अंदर मोट क्या होता है, ये सब हम समझेंगे आगे सेशंस में। मैटर्स रिलेटेड टू टैक्सेस, टैक्सेस के अंदर वो कैसे, मतलब प्रॉपर टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही, वो जो बिजनेस है, वो जो इंडस्ट्री में है, उसके टैक्स स्ट्रक्चर्स क्या है। डिविडेंड पे आउट, कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही, अगर नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही, उसके रीजंस जानना। कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कैश फ्लो कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा है, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज से आ रहा है, या फिर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से आ रहा है, ये सब तीनों चीजें कैसे कैश फ्लो आ रहा है या फिर बिजनेस से जा रहा है, ये सब चीजें हम समझेंगे। डेट, और हाँ, डेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कर्जा उसके ऊपर है, तो कर्जा कितना है ये सब जानना, क्यों है इतना, वो सब जानना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रोज का रोज काम करने में जो कैपिटल है उसकी यूज, वो कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये सब हमने समझा। और भी हम आगे समझेंगे, और भी जब हम लाइव प्रैक्टिकल्स करेंगे तब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एसेट ग्रोथ, उसके अंदर एसेट्स की ग्रोथ जो है वो कैसे हो रही है, वो कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है तो उसकी कंपनी की एसेट्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, वो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, तो ये सब चीजें चेक करना। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स, उसने कौन सी चीजों में इन्वेस्ट किया है या फिर करने वाली है, ये सब चीजें चेक करना। और फाइनेंशियल रेशियोज,
फाइनेंशियल रेशियोज का मतलब है हम कुछ ऐसे रेशियोज को डिस्कस करेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि ये कंपनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही, या फिर उसके पीयर्स है। जैसे दो कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स की दो कंपनी है, एक है ब्रिटानिया लिमिटेड और जो दूसरी है वो है आईटीसी। तो अगर ये जो दोनों कंपनियां हैं, इसके फाइनेंशियल रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे, तो ये सब चीजें हम फाइनेंशियल रेशियोज में सीखेंगे। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है वो मतलब जो एंड होता है इन्वेस्टेबल ग्रेड्स। थैंक यू एवरीवन, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।